हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज टेरिटरी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो लार्ज क्वांटिटी के बाद लार्ज क्वांटिटी में हो और वो रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट की तरफ मतलब प्रोसेसिंग के द्वारा प्रोड्यूस होगा, उसके बाद उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। ओके, डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए वुड, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore and aluminum from bauxite। आपको पता है कि पेपर वुड से बना जाता है। पेपर फिर फिर के वुड्स और बहुत सारे पेड़ के वुड से बनाए जाते हैं। ओके, और वो मेनली कैर्निफॉरस फॉरेस्ट से बनाया जाता है क्योंकि उनका जो फाइबरस है वो स्ट्रांग बनाता है पेपर को। ओके, शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से हमें शुगर मिलता है। और आयरन और स्टील हम लोग बनाते हैं आयरन और से और एल्यूमिनियम से हम बनाते हैं बॉक्साइट से। ओके, डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम yarn which itself is an industrial प्रोडक्ट। और आप लोगों को पता है कि सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स मतलब जो कुछ टाइप के क्लॉथ्स हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होते हैं यार्न से, और वो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लोग एम्प्लॉयड हैं वो प्राइमरी मटेरियल्स का यूज़ करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नया फिनिश गुड बनाते हैं जो कि कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार्स, बीवर्स, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, bakeries, etc. fall into this category। और जो वर्कर्स जो काम करते हैं स्टील फैक्ट्रीज में, कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में एक्सेट्रा वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और बहुत सारे पीपल मतलब जो रिच होते हैं वो तो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज को लोगों के लिए। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। और तो हम इस चैप्टर में हम मेनली ये पढ़ेंगे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी सेक्टर के लिए, और वो कैसे इंडिया के लिए भी कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो स्ट्रेंथ होता है एक कंट्री का, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उसे वो मेज़र होता है डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसा हो उससे मेज़र करके हम एक कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को हमें पता लगाया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, manufacturing industries not only help in modernizing agriculture which forms the backbone of our economy। जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो सिर्फ मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर को और भी मॉडर्नाइज नहीं करता, और वो बैकबोन बन जाता है एक इकोनॉमी के लिए। और जो कि बहुत दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors। और वो बहुत सारा डिपेंडेंस जो मतलब जो एक ही सेक्टर पे प्राइमरी सेक्टर पे जो डाल देता था वो थोड़ा कम कर देता है, और उनका इनकम भी बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें जॉब मिल जाता है सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी
को हटाने में हेल्प कर रहा है, और तो और ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही अच्छा है. दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया. और तो और ये सब मतलब जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है और जॉइंट सेक्टर वेंचर्स है, उनका मेन पर्पस है, मेन फिलोसफी है कि लोगों को प्रोवाइड करें, चीफ मतलब लोगों को एम्प्लॉयड किए. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. और तो और वो लोग इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले. ओके. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स expands trade, commerce, brings in much needed foreign exchange. जो हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, एक्सपैंड करते हैं ट्रेड इन कॉमर्स को, और तो और जो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है उससे भी लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. कंट्रीज दैट ट्रांसपोर्ट देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वैरायटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस. जो लोग जो प्रोड्यूस मतलब ट्रांसफर करते हैं रॉ मटेरियल से वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स को, वो बहुत ही हायर वैल्यू, क्योंकि वो बहुत ही प्रॉस्परस है, और तो और वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है. इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल. जो इंडिया का जो प्रॉस्पेरिटी है वो लाई करता है इंक्रीज करने से मैन्युफैक्चरिंग, और तो और कुछ अलग कर दिखाने का. डाइवर्सिफाइंग का मतलब यही है, कुछ अलग करके लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देना, गुड क्वालिटी का. ओके. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज है वो दोनों अलग नहीं है, वो हाथ मतलब दे मूव हैंड इन हैंड. वो हाथों के हाथ रख के काम करते हैं, एक दूसरे को साथ करते हैं. फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है इंडिया में, वो बहुत ही अच्छा हेल्प किया है एग्रीकल्चर का, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी को और भी बढ़ाए हैं. दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर raw materials and sell their products as a irrigation pumps, fertilizers, insecticide, pesticides, plastic, PVC pipes, machines, tools, etc. to the farmers, etc. to the farmers. जो और इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि उन्हें भी रॉ मटेरियल देना पड़ता है इंडस्ट्रीज़ के तरफ, जो जैसे कि पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी, ये सब मिलने के बदले में, और उन्हें भी फार्मर्स को भी देना पड़ता है अपना जो प्रोड्यूस किए गए हैं गुड्स. ओके. थस डेवलपमेंट एंड competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient. जो हाथ मतलब जो एक दूसरे को जो हेल्प करते हैं एक सेक्टर और दूसरा सेक्टर, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्प नहीं है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन को, और तो और लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है. इन द प्रेजेंट डे ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव. जो प्रेजेंट डे है वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन का, इंडस्ट्रीज चाहिए एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव के लिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज अगर कुछ अलग चीज़ नहीं बनाएंगे तो फिर गुड और बेस्ट क्वालिटी लोगों के पास नहीं जाएगा. सेल्फ सफिशिएंस अलोन इज नॉट एनफ. जो सेल्फ सफिशिएंस है वो एक ही एनफ नहीं है. आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट. और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो भी बेस्ट क्वालिटी के होना चाहिए, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना भी नाम बना सकें.
हमारे देश का भी। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद ही हम इंटरनेशनल मार्केट में कुछ कर दिखाने का मन कर सकते हैं, अपना नाम बनाने का। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, कैसे इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इकोनॉमी को। ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेट एट 17% ऑफ जीडीपी out of a total of 27% of for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas। जो हम लास्ट 2 decades से देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्टैग्नेट हो गया। जो 17% ऑफ जीडीपी है आउट ऑफ द 27%, वो परसेंट फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड, जो 10% जो बाकी के 10% है वो माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, उस गैस से, वो सब से आता है। दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। ये सब बहुत ही कम है देखा जाए तो ईस्ट एशियन का इकोनॉमिक्स से। ओके, वेर इट इज़ 25 to 35%, जहाँ पे वहाँ 25 से 35% मतलब बहुत ही कम होता है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बिन अराउंड 7% पर annum। जो ग्रोथ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का वो लास्ट डिकेड से 7% बहुत बढ़ा है, मतलब डिकेड थोड़ा बढ़ा है, 7% बढ़ा है। दे डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%, और तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट डिकेड में 12% बढ़े। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस again growing at the rate of 9 to 10% per annum। 2003 से हम अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो 9 to 10% पर annum वो ग्रोथ हो रहा है। विथ अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, इन्वेंशंस by the government and renewed efforts by the industries to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। जो अप्रोप्रिएट पॉलिसीज के थ्रू और तो और जो गवर्नमेंट बना रहे हैं इन्वेंशंस, कैसे और भी पॉलिसीज़ को इजी किया जाए, और तो और इंडस्ट्रीज़ ने इम्प्रूवमेंट्स के साथ प्रोडक्टिविटी को प्रेजेंट करते हैं। और इकोनॉमिस्ट जो हैं प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई टारगेट को अचीव करें नेक्स्ट डिकेड में। द नेशनल मैन्युफैक्चर कॉम्पिटिटिवनेस Council NMCC has been set up with this objective। और तो और ये जो NMCC इसीलिए सेटअप किया गया है क्योंकि ये इकोनॉमी, जहाँ पे इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट करेंगे कि अगले डिकेड में कितना % हमारा बढ़ सकता है। ओके, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो इंडस्ट्रियल्स का लोकेशंस होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही होता है क्योंकि वहाँ पे हर तरह का चीज़ अवेलेबल होना ज़रूरी है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा। और उन्हें 5-6 चीज़ों की ज़रूरत होता है मेनली। और पहला है रॉ मटेरियल, उसके बाद चीफ लेबर्स, कैपिटल मतलब पैसा, पावर एंड मार्केट। और मार्केट भी ज़रूरत है, पावर भी ज़रूरत है। उसके बाद ही उनका मतलब दबदबा रहेगा इंडस्ट्रीज़ का। इट इज़ रियली पॉसिबल टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। और ये बहुत ही कम देखा जाता है कि सारे का सारा जो फैक्टर्स अवेलेबल होगा एक ही प्लेस में। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost। जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखते हैं कि लोकेशन मतलब सारे के सारा अवेलेबल होगा या एक ही जगह पे अवेलेबल होगा, फैक्टर्स जो चाहिए फैक्टर्स, वरना वो लो कॉस्ट में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोस। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल वो एरिया बनेगा, अर्बनाइजेशन अपने आप शुरू होगा क्योंकि इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन
और नियर द सिटीज़। जो इंडस्ट्रीज होता है वो इन अंदर होता है और पास में होता है सिटीज़ के। द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है वो दोनों एक ही साथ चलते हैं। Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, counselance and financial advice etc. जो सिटी है वो बहुत सारे चीज़ प्रोवाइड करता है जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, चीफ लेबर एक्सेट्रा। और तो और जो इंडस्ट्री टू द इंडस्ट्रीज को ये सब प्रोवाइड करता है। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर to make use the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies। और तो और बहुत सारे इंडस्ट्रीज टुगेदर मतलब हाथ जोड़ लेते हैं ताकि एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रीज बना सके और तो और अपना एडवांटेज उठा सके अर्बन सेंटर से, उसे हम बोलेंगे अग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 मार्क में आ सकता है। ग्रेजुअली एक लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन सेटअप होता है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन द प्लेसेस फ्रॉम विच द पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा। और तो जो हम प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हम बात करें तो फिर जो ब्रिटिशर्स ने जो इंडस्ट्री सेटअप किए थे वो ज़्यादातर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सी पोर्ट्स को ओवरसीज लेने के लिए, उनका ट्रेड करने के लिए वो ज़्यादातर मेनली अपने बारे में सोचते थे, इसलिए वहाँ पे सेटअप किए थे। कॉन्सिक्वेंटली देयर emerged certain pockets of industrial developed urban centers surrounded by a huge agriculture rural hinterland। और तो वो लोगों ने मतलब बहुत सारे ऐसे सिटीज़ मतलब एमर्ज कर दिए थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या कर दिए अर्बन सेंटर में, और तो और उसके चारों तरफ एग्रीकल्चर रूरल हुआ होगा, उसके चारों तरफ सिटीज़ के चारों तरफ ऐसे ही मेनली होता था वहाँ पे इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। और ये देखो भाई बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत होता है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, मनी। ये सब होने के बाद ही अगर आपके पास हैवी हाई कैपिटल हो तो फिर आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज इज द लीस्ट कॉस्ट। जो फैक्ट्री का लोकेशन होगा अगर लीस्ट कॉस्ट में होगा तो आप अच्छा डिसीजन बना सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। और तो और गवर्नमेंट का पॉलिसीज भी और स्पेशलाइज्ड लेबर की भी ज़रूरत होता है लोकेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ के। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन कैसे हुआ इंडस्ट्रीज का? लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स यू यूज इन द डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग ये सब रोज़ ही यूज़ करते हैं। और तो और ये कहाँ से आता है? वेरियस इंडस्ट्रीज से आता है, ताकि हम लोग रोजी मतलब ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं और तो और ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के थ्रू आता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, क्या ये रॉ मटेरियल उसके हिसाब से कैसे इंडस्ट्रीज होता है? एग्रो बेस्ड। जो एग्रो बेस्ड होता है वो कॉटन, जूट, वुलन, टेक्सटाइल टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब यूज़ करते हैं। जो मिनरल बेस्ड होता है आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स ये सब यूज़ करते हैं जो मिनरल बेस्ड होता है। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, जो मेन रोल है उनके हिसाब से बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज होते हैं वो लोग सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स को ताकि वो
आगे मैन्युफैक्चर हो अदर गुड्स में, अच्छे गुड्स में, जैसे कि आयरन और स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, aluminum smelting, etc., etc. Consumer industries that produce goods for direct use by the consumers, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस, एक्सेट्रा, जो इन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होता है वो प्रोड्यूस करते हैं ये सब चीज़, शुगर, टूथपेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. A small scale industry is defined with the reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a time. At present, the maximum investment allowed is ₹1 crore. और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कि आपको 1 करोड़ मिनिमम चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी वो डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, इसीलिए 1 करोड़ मिनिमम प्राइस रखा गया है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के हिसाब से कैसे हम बेसिस करें, मतलब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, एक्सेट्रा, कोऑपरेटिव सेक्टर. ओके, पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि वेल, हैवी, इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और सेल, इसका फुल फॉर्म ये है कि सेल छोड़ो, इसका और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और तो और ओएनपीसी, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल पावर सेक्टर कॉरपोरेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब बहुत सारे सेक्टर्स हैं. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, दाबर इंडस्ट्रीज, एक्सेट्रा. ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं. और तो इस टिस्को है, बजाज ऑटो है, ये लोग बहुत उनके पास बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री सेटअप होता है. जॉइंट सेक्टर जो है वो रन होता है बोथ बाय इंडिविजुअल और स्टेट एंड स्टेट, ये दोनों मिल के काम करते हैं. ओके, एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers on or both. They pull in the resources and share the profits or loss. Professionalities, such examples are the sugar industry in the Maharashtra, the core industry in Kerala. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लोग एक प्रोड्यूसर्स और रॉ मटेरियल्स जो सप्लाई करते हैं वो लोग ओन करते हैं, वर्कर्स और बोथ. दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉस प्रोपोर्शनली. जो लॉस और प्रॉफिट है वो ये दोनों शेयर करते हैं. और इसका एग्जांपल है sugar industry in Maharashtra or core industry in Kerala, based on bulk and weight of raw material and finished good. Heavy industries such as iron and steel, light industry that use light raw materials and produce light goods such as electrical goods industries. और ये जो लाइट इंडस्ट्रीज हैं वो हैवी इंडस्ट्रीज वो आयरन और स्टील मेनली यूज़ करता है, और जो लाइट इंडस्ट्रीज है वो लाइट रॉ मटेरियल्स यूज़ करता है सच एज इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज. सो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि सेल का फुल फॉर्म क्या है. ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.